हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी अपना अपना हिंदी का पेपर दे करके आए हैं, चाहे आप कक्षा 10 वाले हैं, चाहे कक्षा 12 वाले प्यारे बच्चे हैं, सभी ने अपना बहुत अच्छी तरीके से पेपर दिया है। प्यारे बच्चे, कक्षा 10 के पेपर को हमने पूर्व आकलन कर लिया है, देख लिया है। जिन जिन बच्चों का कक्षा 10 में पेपर था वो जा करके अपने पेपर का ठीक ठीक आकलन चैनल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं प्यारे बच्चे। इसी क्रम में आज हम फिर एक बार आपके लिए कक्षा 12 सामान्य हिंदी के पेपर के संपूर्ण हल को लेकर के उपस्थित हैं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 सामान्य हिंदी के 302 बीएन इस पेपर का संपूर्ण हल देखेंगे और जिन जिन बच्चों को ये कोड का प्रश्न पत्र मिला था वह इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको हिंदी में कितने नंबर आने वाले हैं। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्यारे बच्चे। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे कोई वीडियो डाली जाए वो आप तक पहुंच जाए। अब तक के मिले आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। तो प्यारे बच्चे, आप देख सकते हैं ये जो पेपर है वो सामान्य हिंदी का है और ये BN 302 BN का पेपर है। कोड इसका ये है और आप देख सकते हैं पूर्णांक जो है ये 100 नंबर का है। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय था। आपके लिए कुछ निर्देश भी थे जो आपने पूरी तरीके से उसका पालन भी किया होगा। पर सामान्य निर्देश प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। संपूर्ण प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चे, ये सारी चीजें तो आपने बहुत अच्छी तरीके से की होगी और बहुत गजब तरीके से पेपर भी करके आए होंगे। आइए अब देखते हैं खंड का जो है आपका उस हल करेंगे, उसके सभी प्रश्नों को जानेंगे और आप अगर ये पेपर पाए थे तो आप देखते रहिएगा कि आपका कितना नंबर आता है प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे, आपके सामने है खंड का और सबसे पहले 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले थे और मैंने आपको बताया भी था। चैनल के पेपर की तैयारी संबंधी भी वीडियो को अपलोड किया था जिसपे मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी थी प्यारे बच्चे। तो पहले जो आपके 10 बहुविकल्पीय हैं जिसमें आपका पहला प्रश्न आया था प्यारे बच्चे, पतितों के देश में। ये बिल्कुल सरल और शानदार रचना थी। हिंदी साहित्य इतिहास वीडियो में हमने कवर किया था, अगर आपने देखा होगा तो बहुत गजब करके आए होंगे। पतितों के देश में यात्रा वृत्तांत है और ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है। तो अगर आपने ये ऑप्शन लगाया है प्यारे बच्चे तो ये बिल्कुल जवाब सही है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है। पत्र पत्रिकाओं का भी वीडियो पढ़ाया गया था, अगर आपने ठीक तरीके से चैनल प्लेलिस्ट में देखा होगा तो बिल्कुल आप गजब करके आए होंगे। संपूर्णानंद की पत्रिका की बात की जाए तो ये धर्मयुग पत्रिका जो है धर्मवीर भारती की, हंस मुंशी प्रेमचंद की, सरस्वती आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, मर्यादा जो है मर्यादा और अंग्रेजी टुडे ये किसकी पत्रिका है, तो ये आपकी पत्रिका संपूर्णानंद जी के द्वारा। तो अगर आपका ये ऑप्शन आपने लगाया है तो बिल्कुल गजब है, सही है प्यारे बच्चे। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है प्यारे बच्चे उसमें पूछा गया है कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है। तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। ये आपका सही हो जाएगा और भाग्यवती को भी पहला उपन्यास माना जाता है। अगला पूछा गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म विभूषण उपाधि से कब सम्मानित किए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, हमने बार बार इसको बताया था और बहुत बार हमने पेपर में हिंदी साहित्य इतिहास में भी इस बात को सॉल्व किया था। इसका सही जवाब है 1957। तो अगर आपने 1957 लगाया है तो आपका सही है, अगर इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प लगाया है तो गलत है। तो गिनते चलिए आपका कितना सही है। अंगा जो आपका प्रश्न था पूछा गया है निम्नलिखित साहित्यकारों में नाटककार कौन है। तो जो साहित्यकारों में नाटककार है इसमें जो सही जवाब है प्यारे बच्चे वो मोहन राकेश हो जाएगा। मोहन राकेश बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल आलोचक हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी आलोचक रह चुके हैं। महादेवी वर्मा का नाम रेखा चित्र और संस्मरणकार में आता है। मोहन राकेश ने शानदार नाटक लिखे हैं, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंतराल, आषाढ़ का एक दिन, इनके प्रसिद्ध कुछ नाटक हैं। तो यही आपका अवसर। तो अब प्यारे बच्चे हम लोग पहुंच गए हैं आपके जो पद इतिहास से 5 नंबर आते थे उसमें, और वो उसका पहला प्रश्न पूछा गया मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित कृति है। तो परदक्षिणा प्यारे बच्चे बिल्कुल सही है, ये इनकी ही कृति है और ये बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने पढ़ा होगा, कई बार कराया भी गया है।
अगला पूछा गया रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो पृथ्वी पुत्र वासुदेव सरोग्रवाल की रचना है। स्वर्ण किरण ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा यही रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऐसा कोई घर आपने देखा ये अज्ञे की रचना है। तो जो आपका दूसरे का ख है उसका सही जवाब है तीसरा परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये बहुत सारे रचनाएं हम लोगों ने पढ़ी थी, उसका लाभ आपको मिला होगा। तो बिल्कुल सरल आसान पेपर अभी तक रहा है। आइए आगे भी देखते हैं। तो प्यारे बच्चे अगला प्रश्न जो पूछा गया है, खाद छायावाद की विशेषता कौन सी है? तो छायावाद की विशेषता में अगर बात की जाए कि सौंदर्य और प्रेम हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने इसके कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन हल किया था। तो मुझे लगता है कि आप गजब तरीके से करके आए होंगे प्यारे बच्चे। आइए अगला देखते हैं, छायावाद युग में लिखी गई रचना कौन सी है? तो प्रेम माधुरी है भारतेंदु जी की। तो भारतेंदु युग में ऊधव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। द्विवेदी युग में लिखी गई चित्राधार की बात करें जयशंकर प्रसाद, यही छायावाद में लिखी गई रचना सही। तो इसका भी थर्ड सही है। सूर सारावली ये भक्ति काल में लिखी गई है प्यारे बच्चे। तो बिल्कुल सरल आसान पेपर था। मुझे उम्मीद है कि आप करके अच्छे तरीके से आए होंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चे, उसमें प्रश्न पूछा गया कि महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो महाकवि भूषण की रचना जो है छत्रसाल दशक है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी तीन लगातार जो क्वेश्चन है उसका तीसरा तीसरा सही है प्यारे बच्चे। तीन क्या, दो का सारा तीसरा ही सही है प्यारे बच्चे। दो का सारा तीसरा ही ऑप्शन सही था। अगर आपने ठीक से किया होगा ध्यान दे, दो का जो तीसरा ऑप्शन था वो सारा सही था। यानी तीन तीन अगर आप लगा गए हैं सारे पे तब भी आपका सही है। चलिए बहरहाल ये महाकवि भूषण की रचना है और चिदम्बरा ये सुमित्रा नंदन पंत की है। यामा महादेवी वर्मा की है। दीपशिखा भी महादेवी वर्मा की। तो मुझे उम्मीद है कि 10 नंबर आप बहुत गजब तरीके से करके आए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, उसको भी हम देख लेते हैं। प्यारे बच्चे, अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे प्रश्न पर और ये भी प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और मुझे उम्मीद है कि आप करके आए होंगे। तो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, दिए गए गद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 10 नंबर का था और दो गद्यांश आप में से आए आए थे, जिसमें से पहला गद्यांश ये है, पृथ्वी और आकाश के अंतराल जो कुछ भी सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर, जलचर एवं रत्नों की राशियां, उन सब के प्रति चेतना, स्वागत, नए भाव। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ राष्ट्र की बात आ रही है। तो ये किस पाठ से आया हुआ है? तो राष्ट्र का स्वरूप पाठ से आया हुआ है और इसके जो लेखक हैं वासुदेव सड़गवाल हैं। ये मैंने पूरा चैप्टर और ये पूरा जो पद्यांश है आपको राष्ट्र के स्वरूप में कराया था। अगर आपने वीडियो देखा रहा होगा प्यारे बच्चे, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप बहुत गजब करके आए होंगे। तो संदर्भ में क्या लिखना है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव सड़गवाल। अब व्याख्या करनी है प्यारे बच्चे, तो व्याख्या रेखांकित आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। तो व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना था, प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि विज्ञान और परिश्रम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप की नई रूपरेखा बनती है और इस कार्य को बड़ी प्रसन्नता और कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा ये ध्येय और हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि देश में जितने भी हाथ हों, कोई भी हमारे देश की उन्नति में भाग लिए बिना, हिस्सा लिए बिना अछूता न रहे, वंचित न रहे। तो ये इतनी बात आपको व्याख्या में लिख देनी थी। अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो भाई देखिए, राष्ट्रीय जो चेतना है उसमें भौतिक जो ज्ञान विज्ञान है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे आप देख सकते हैं कि विज्ञान के द्वारा ही मनुष्य एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, विज्ञान के द्वारा एक दूसरे से अति शीघ्रता के साथ एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो इसमें आपको दो चार बातें बतानी थी, ठीक है। अगला पूछा गया है कि लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की? तो ये लाइन आप देख सकते हैं, राष्ट्र के नाविकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा, नई किरणें जब तक नहीं फूटती हैं तब तक हम सोए हुए के समान है। तो ये बात आपको इसमें लिखना था। अब आगे देखिए, विज्ञान और श्रम के सहयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है? तो आपको ये पूरी लाइन फिर से उतार देनी थी, क्योंकि इसमें आपको बताना था। इसलिए उतर सकता है क्योंकि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर ही राष्ट्र का नया स्वरूप बनता है। यह कार्य बड़ी प्रसन्नता और उत्साह, अथक परिश्रम से आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही बात आपको लिख देनी थी। तो बड़ा सरल था प्यारे बच्चे। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपने 10 नंबर अपना किया होगा और अगर आपने ऐसे लिखा है तो 10 नंबर आप जोड़ सकते हैं। आइए अब जो इसका अथवा वाला था उसको भी देखते हैं। तो प्यारे बच्चे, जो अथवा वाला है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अथवा वाला दिया हुआ है। आपने दो गद्यांश, पहला हमने था कर लिया। दूसरा अथवा वाला हमने बताया था कि भाई देखिए, दो तीन चैप्टर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक का फूल और तीसरा निंदा रस। तो ये जो आपका आया है, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा होती है। भाई निंदा किसी चैप्टर में आ जाए
तो निंदा रस से ही है, तो निंदा रस से है प्यारे बच्चे। तो आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वो मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार निंदक बड़ा दुखी होता है, ईर्ष्या द्वेष से चौबीसों घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति का अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित बेचारा दूसरों की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भौंकता रहता है। ईर्ष्या द्वेष से पीड़ित निंदा करने वालों को दंड देने की जरूरत नहीं, वह बेचारा स्वयं दंडित होना रहता है। आप चैन से सोइए, वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड देना चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते जाएं, उसको उसका दंड सख्त दंड मिल जाता है। तो किससे आया है प्यारे बच्चे? तो निंदा रस से आया है। तो आपको पाठ का नाम निंदा रस और लेखक हरिशंकर प्रसाई है। अब व्याख्या देखिए एक ही लाइन की, लेकिन थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा इसमें। ये प्रस्तुत अंश में प्रस्तुत पंक्ति में लेखक का तात्पर्य है कि आप सज्जन निरंतर अच्छे काम करते जाने पर उससे ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति का ही उसका सबसे बड़ा दंड होता है। अर्थात ये सज्जन अपने कर्म में लिप्त रहें, कर्मशील बनते रहें, तो उनसे जलने वाले लोग, उनकी निंदा करने वाले लोग या उनसे ईर्ष्या करने वाले लोग उतने ही अधिक मात्रा में पीड़ित होंगे। तो आपको ये बात बता देनी थी। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आप बिल्कुल गजब तरीके से नंबर पाएंगे प्यारे बच्चे। अगला पूछा गया है कि निंदा कितने प्रकार की होती है? तो निंदा दो प्रकार की होती है। एक ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा होती है और एक मिशनरी निंदा होती है। जो बने बनाए होते हैं, जिनको बीमारी होती है कि वो निंदा करते ही रहते हैं। आगे कहा गया मिशनरी भाव से निंदा करने से क्या मिलता है? तो भाई मिशनरी भाव से निंदा करने में आप देख सकते हैं कि जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है, इस प्रकार निंदक बड़ा दुखी होता है, चौबीसों घंटे जलता रहता है। ठीक है, वो चौबीसों और निंदा के जल को छिड़क करके, जो मिशनरी निंदक होता है वो चौबीसों घंटे ईर्ष्या द्वेष में जलता रहता है और निंदा के जल को छिड़क कर अपने शांति का अनुभव करता है। तो ये आपको बता देना था इसमें। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक किस कारण नहीं सो पाता? देखिए कहाँ दिखा है किस कारण नहीं सो पाता। देखिए यहाँ पर, क्योंकि वह अपनी अक्षमता से पीड़ित और दूसरे की क्षमता को देखकर सारी रात स्वान जैसा यानी कुत्ते के जैसा भुगता रहता है और वो पूरी रात सो नहीं पाता है। तो इतना आपको बता देना है प्यारे बच्चे, तो आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा। तो बहुत सरल था, मुझे उम्मीद है कि आप एकदम गजब तरीके से करके आए होंगे। आइए अब गद्यांश हमने कर लिया, पद्यांश की तरफ चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, मैंने कल ही मॉडल पेपर सॉल्व कराया था। दिए गए पद्यांश के आधारित पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जिस मेरे प्यारे बच्चे ने मॉडल पेपर देखा था वो बिल्कुल गजब, मैंने यही पद्यांश उस मॉडल पेपर में कराया ही था। तो अगर आपने वीडियो देखा रहा होगा प्यारे बच्चे, तो निश्चित रूप से आप 10 नंबर कर ले गए होंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो इसमें देखिए पहला जो आपका पद्यांश है, जो जो लगती नाव पार उर्मे आलोकित सद्विचार, इसी धारा सा ही जग का क्रम, इस शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कड़धार, हे चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया था अस्तित्व का ज्ञान, ये जीवन का यह शाश्वत प्रमाण मुझको करता अमृत दान। तो प्यारे बच्चे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका आया हुआ है पाठ, ये जो पाठ है नौका विहार, उससे आया हो। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसको लिखा है प्यारे बच्चे, और ये बहुत गजब तरीके से आपको 10 नंबर दिलाने वाला था। और अगर आपने इसको किया होगा तो बहुत सरल है प्यारे बच्चे। तो सबसे पहला जो प्रश्न इसमें पूछा गया है, उपर्युक्त पद्यांश में कवि और कविता का नाम पूछा गया है प्यारे बच्चे। तो कवि और कविता का नाम आप समझ सकते हैं, नौका विहार। नौका विहार है प्यारे बच्चे, और इसके जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अब व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप देखिए रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक 3 लाइन पे रेखा लगी हुई, तो इतनी की व्याख्या आपको करनी थी। तो व्याख्या आपको कुछ इस प्रकार करना था। प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि इसी गंगा के धारा के समान ही संसार का क्रम है। थोड़ा सा जोड़ना था, जिस प्रकार एक धारा आगे बढ़ जाती है और दूसरी धारा उसका स्थान ले लेती है, उसी प्रकार व्यक्ति के मृत्यु होने पर दूसरा व्यक्ति उसके स्थान को ले लेता है। अर्थात जो आत्मा होती है परमात्मा में विलीन हो जाती है, और व्यक्ति के जीवन का जो उद्गम है अर्थात जीवन मरण, वो हमेशा के लिए शाश्वत है। जिस प्रकार इस धारा की गति शाश्वत है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की भी गति शाश्वत है और उसका संगम भी शाश्वत है। तो इतनी बात आपको लिखनी थी कि कोई 2 ही लाइन की आपको व्याख्या करनी, तो इतना आपने लिख दिया होगा तो आपको नंबर मिल गया होगा। तो प्यारे बच्चे आप देख सकते हैं जो अगला प्रश्न इसमें जो पूछा गया है, पहला तो हमने कर लिया है, उपर्युक्त पद्यांश से कवि और कविता का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर ली।
जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि जग का क्रम किस प्रकार है, तो आपको कुछ नहीं लिखना था। जग का क्रम धारा के समान है या धारा के प्रकार का है, इतना भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किन किन तथ्यों को शाश्वत बताया गया है, तो आप देख सकते हैं ऊपर मैंने बताया, और अभी भी आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे क्या क्या चीजें शाश्वत हैं। आप देख सकते हैं, आपको लिखना था कि जीवन का उद्गम शाश्वत है, जीवन की गति शाश्वत है, संगम शाश्वत है, आकाश का नीला विस्तार शाश्वत है, चंद्रमा की चांदी युक्त हंसी शाश्वत है, छोटी लहरों का विलास शाश्वत है। इतनी बातें आपको लिख देनी थी। अगला जो पूछा गया है प्यारे बच्चे की रजत हास, ये सारे प्रश्न आपको कराए गए थे, दोनों मैंने उसी में कराया था। रजत हास मतलब चांदी युक्त हंसी, और कर्णधार जो आया है प्यारे बच्चे, संसार जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाले नाविक, या इसको आप ईश्वर भी लिख सकते थे। तो दोनों में से जो आपने लिखा होगा बिल्कुल सही होगा। तो मुझे उम्मीद है रेखांकित की व्याख्या हमने कर ली, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपका 10 नंबर बिल्कुल आप गजब तरीके से करके आए होंगे। ये वही बच्चे किए होंगे जिन्होंने मॉडल पेपर देखा था, इसीलिए चैनल पर जितने भी वीडियो डाले जाते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब आपको एहसास हो रहा होगा कि अगर आपने नहीं देखा तो कितनी बड़ी गलती आपने की, क्योंकि एक वीडियो अगर आप देख लेते मॉडल पेपर का तो ये आपका छूटता ही नहीं प्यारे बच्चे। चलिए अगला जो प्रश्न आपका आया है प्यारे बच्चे, 5 का है। 5 के का में देख लीजिए, मैंने आप सभी को बताया था, अपने मॉडल पेपर में बताया था कि जो जीवन परिचय है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और ये जीवन परिचय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था प्यारे बच्चे, और आपने इसको ठीक तरीके से किया भी होगा। वासुदेव सरगर अग्रवाल जी भी, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी मैंने बताया था। तो जो 2-3 मैंने बताए थे, वासुदेव सरगर अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, उनमें से 2 आपके इस ऑप्शन में है, तो बहुत गजब तरीके से आपने इनको लिखा भी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप गजब तरीके से करके आए होंगे प्यारे बच्चे। चलिए, तो ये आप कर लिए होंगे, 5 नंबर आपको मिल गया होगा। 3 नंबर आपको जो है जीवन परिचय साहित्यिक परिचय का मिलना था, 2 नंबर उनकी रचनाओं पर मिलना था। इसी प्रकार आप देख सकते हैं पद जो खा है, उसमें आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का भी मैंने बताया था, मैथिली शरण गुप्त का भी बताया था, जयशंकर प्रसाद का भी बताया था, और तीनों आपके पेपर में हैं। यानी इस तरीके से आकलन नहीं किया गया था प्यारे बच्चे कि आपको ना आए, मैंने यही तीनों बताया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो पिछले मेरे वीडियो मॉडल पेपर में जाकर देख सकते हैं, मैंने यही 3 जीवन परिचय आपको बताए ही थे, और ये तीनों जीवन परिचय आपके पेपर में हैं। तो इससे सरल क्या हो सकता है कि एक मॉडल पेपर देखकर आप पूरी परीक्षा कर ले जाओ प्यारे बच्चे। तो एकदम गजब तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपने लिखा होगा। इसमें जयशंकर प्रसाद जी में लिखने के लिए बहुत कुछ था, तो आपने एकदम गजब तरीके से इनको लिखा होगा। आइए आगे जो है प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया था जो कहानी आएगा आप में 5 नंबर का, और 5 नंबर मैंने कहानी 1 दिन पहले ही आपको पूरा वीडियो बनाकर सारांश अच्छे तरीके से समझा दिया था। उसमें कौन-कौन सी कहानियाँ थी, उसमें आपकी पंचलाइट थी, उसमें आपकी ध्रुव यात्रा थी, उसमें आपकी बहादुर थी। अब आइए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। प्यारे बच्चे आपको पढ़ाए थे कि नहीं बताए थे, ईमानदारी से बताना। जिस मेरे प्यारे बच्चे ने वीडियो देखा होगा एकदम गजब लिख के आएंगे, अगर आप ऐसे लिख के आए हैं तो 5 नंबर आपका कट जाएगा। देखिए, और जो अथवा करके पूछा गया है कि चाहे आप इसको करिए चाहे इसको करिए, पंचलाइट कहानी का के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बताओ बच्चों, मैंने पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताया था कि नहीं बताया था? तो एकदम गजब तरीके से आप करके आए होंगे अगर आपने ठीक तरीके से इस चैनल पर पढ़ाई की है। 95 पार जाने वाला ही पेपर था प्यारे बच्चे, एकदम गजब आप करके आए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर हम। 7 में प्यारे बच्चे देखिए, 7 जो प्रश्न था उसमें आपके संबंधित जिले से संबंधित खंड काव्य आपको करना था। अगर आप प्यारे बच्चे मुक्ति खंड काव्य आपने पढ़ रखा तो आपको इसको करना था, इनमें से कोई 2 एक, और सत्य की जीत आपने पढ़ के रखा था तो आपको इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक करना था। रश्मरथी अगर आपने पढ़ रखा था तो आपको इन दोनों में से कोई करना था। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्यारे बच्चे कि आपके कौन से जिले का खंड काव्य कौन सा था, किस प्रकार आपको लिखना था, वो सारी बातें मैंने आपको पेपर में बताया था प्यारे बच्चे, और बिल्कुल दिखाया था। मुझे उम्मीद है कि आप करके आए होंगे। प्यारे बच्चे अब आप देखिए, त्यागपति ये गोंडा और तमाम और बाकी जिलों के लिए था, ये अभी आप करके आए होंगे। श्रवण कुमार और ये आलोक वृत्त खंड का भी आप ठीक तरीके से करके आए होंगे। तो जो जिसके जिले का था, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक तरीके से लिख के चले आए होंगे, और आप एकदम गजब तरीके से करके आए होंगे। अब देखिए, पहला जो आपका प्यारे बच्चे खंड का था वो समाप्त हो गया है। सभी प्यारे बच्चे बताएं कि 50 में से आपका कितना आ सकता है। इस 50 में से आप कितना, 49 आएगा, 48 आएगा, कि कितना आएगा? आप बताइए जल्दी से कि 49 आएगा, इस 50 में से कितना आएगा? 49 आएगा, 48 आएगा, 47 आएगा। इससे कम तो नहीं होना चाहिए, और अगर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि पहले 50 में आपने कितना हासिल किया है। आइए अब खंड खा की तरफ चलते हैं।
तो खंड खा की संस्कृत से शुरुआत होगी। मैंने प्यारे बच्चों बताया ही था आपको कि खंड खा में जो आपकी 14 नंबर की संस्कृत सबसे पहले वही आएगी और वही आपके सामने दिखाई भी दे रही है। पहला जो आपका संस्कृत गद्यांश है, संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद लिखना है, ये आपका 7 नंबर का है प्यारे बच्चे। और ये 2 आपके आते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है। पहला जो आपका आया है, अगर आपने ठीक तरीके से चैनल पे वीडियो को देखा है तो एकदम गजब तरीके से आप करेंगे प्यारे बच्चे। पहला जो आया है संस्कृत भाषाया महत्वम से आया है और आपको क्या करना है, संस्कृत संदर्भ हेडिंग डालना था। संदर्भ हेडिंग डाल करके आपको लिखना था प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। और उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखने से पहले आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देना था। डैश डैश संस्कृत साहित्य आदि कवि डैश डैश करना था। उसके बाद आप नीचे वाला लिख देते गिरवाण भारती, फिर हिंदी अनुवाद आपको लिखना था। हिंदी अनुवाद और उसके बाद इस तरीके से आपको लिखना था, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास और कवियों के वंश में श्रेष्ठ कालिदास, अन्य और भाष भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं, निवास करते हैं। यही भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता को संस्कृत से और सांस्कृतिक एकता को संस्कृत से ही सुरक्षित किया जा सकता है। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की या प्राचीन भाषाओं में सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ मानी जाती है। तथा इसीलिए ठीक कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक भाषा संस्कृत है। तो अगर अगर आपने इतना लिखा होगा तो आपका 7 नंबर बिल्कुल गजब तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है। अब अथवा करके जो आपका आया है, चाहे आप ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला आपको करना था, तो नीचे वाला जो आया है प्यारे बच्चे, ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से आया है। मैंने ये भी पाठ आपको पढ़ाया था। अगर आप ये वाला किए होंगे तो आपको संदर्भ हेडिंग डाल के कुछ इस प्रकार लिखना था, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद ही डालना था, लिखना था कि जैसे धनी लोगों का जीवन होता है वैसे तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। धन से अमृत की आशा नहीं की जा सकती। वह मैत्री बोली, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूंगी। अगर हे देव आप केवल अमृत तत्व साधन के बारे में जानते हैं तो केवल मुझे वही बताइए। अग्रवाल बोले, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो और प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो मैं तुम्हें अमृत तत्व साधन की व्याख्या करता हूँ या तुमसे अमृत तत्व साधन की व्याख्या करता हूँ। तो कितना सरल था प्यारे बच्चे, 2-2 लाइन लिख करके आपको नंबर मिलने वाले थे। तो मुझे उम्मीद है एकदम गजब तरीके से आप करके भी आए होंगे। ठीक है। और ये सब नंबर बढ़ाने के, नंबर को आगे बढ़ाने के, 95 पार जाने के तरीके हैं। आपने गजब तरीके से किया भी होगा। आइए अगला देखते हैं। इसका जो खा है, तो खंड खा आपके सॉरी, इसका जो खंड खा का 8 का खा आपके सामने है। ये भी 7 नंबर का संस्कृत पद्यांश से आता था। मैंने आपको प्यारे बच्चे सभी को बताते बताते मैं थक गया कि बेटा एक पाठ पढ़ लेना, सुभाषित रत्नानी। जिस प्यारे बच्चे ने पढ़ा होगा सुभाषित रत्नानी, उसकी चांदी हो गई हो, एकदम गजब तरीके से करके आया होगा। एक एक सूक्ति की बड़ी गजब तरीके से हमने अनुवाद करके वीडियो चैनल पर डाल रखा था। जिस वीडियो ने देखा होगा उसको, जिस बच्चे ने वीडियो देखा होगा उसको बड़ा आनंद आया होगा। तो प्यारे बच्चे आप देखिए, दोनों के दोनों, पहला ये भी और ये भी दोनों सुभाषित रतानी से आया है। तो मैंने कहा था कि बच्चों में फेक नहीं रहा हूं, मैं आपको टॉपर बनाऊंगा। तो निश्चित रूप से जिस प्यारे बच्चे ने ताज सर हिंदी वाले गुरुजी चैनल को निरंतर फॉलो किया, बिना मजाक बनाए सभी वीडियोस को देखा, वो इतना खुश होगा आज, इतना जबरदस्त तरीके से अपनी कामयाबी पे खुश होगा। बस आपसे जो उम्मीद थी प्यारे बच्चे कि आप कमेंट करके बताएंगे, तो कमेंट आपने नहीं किया। अगर भूल गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने बच्चों ने ताज सर हिंदी वाले गुरुजी से पढ़कर अच्छा अंक हासिल किया। कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट का पैसा नहीं लगता है। तो इसको हम देखते हैं। पहला जो आया है ये भी सुभाषित रतानी से आया है। तो आपको कुछ संदर्भ इस प्रकार लिखना, संदर्भ हेडिंग डालना था प्यारे बच्चे, डैश करके लिखना था प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के सुभाषित रतानी नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद से पहले आपको थोड़ा सा लिखना था, विद्या विवादाय डैश डैश करके, रक्षणाय करके, फिर नीचे हिंदी अनुवाद लिखना था। और लिखना था प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि जो मूर्ख लोग हैं वो अपनी विद्या का प्रयोग विवाद करने के लिए, धन का प्रयोग मादकता करने के लिए, शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ा देने के लिए, जबकि इस सज्जन इसके विपरीत अपनी विद्या का प्रयोग ज्ञान देने के लिए, अपनी धन का प्रयोग दान देने के लिए और अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। तो आप इतना लिख देते तो आपको बिल्कुल 7 नंबर मिलने वाला था। हलवा था, 5 मिनट का काम था प्यारे बच्चे।
अब ये लिखो, चाहे ये आप नीचे वाला देख सकते हैं, अथवा ये भी सुभाषित रत्नानी से है, इसका हिंदी अनुवाद कुछ आपको इस प्रकार लिखना था कि जल की बूंदें निरंतर गिरने से घड़ा भर जाता है, वही कारण है सर्व विद्याओं की, सभी धन की और धर्म की। अर्थात इस उक्ति में बताया जिस प्रकार जल की बूंदें गिरने निरंतर गिरने से घड़ा भर जाता है, वही कारण है, उसी प्रकार मेहनत और परिश्रम से सभी प्रकार की विद्या, धर्म और धन का संचय हो जाता है। तो इतना आप लिख देते तो आपको पूरा नंबर मिल जाता। तो एकदम गजब तरीके से आप करके भी आए होंगे प्यारे बच्चे, मुझे पूरा उम्मीद है आप सभी पर, आप सभी पूरा भरोसा है कि ये भी आप करके ही आए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका आया है प्यारे बच्चे, मुहावरा 2 नंबर का आया। मैंने 16 नंबर का व्याकरण वीडियो डाला था, जिस प्यारे बच्चे ने देखा होगा, बिल्कुल हलवा करोगे प्यारे बच्चे अभी आगे। तो इसमें से एक कोई मुहावरा, उसका अर्थ लिख करके आपको प्रयोग देना। उल्टी गंगा बहाना अर्थात विपरीत दिशा में चलना। ओखली में सुर देना अर्थात जानबूझकर मुसीबत लेना। काठ का उल्लू होना अर्थात दूसरे के सहारे पर चलना, दूसरे के हिसाब से काम करना। खून खौलना मतलब क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो वाक प्रयोग तो आप कर ही सकते हैं। ये सारे मुहावरे मैंने आपको बताए थे, अगर आपने देखा होगा तो एकदम गजब तरीके से आप करके आए होंगे। अगला जो आपका अपठित गद्यांश था, इसकी भी मैंने प्रैक्टिस करा दी थी प्यारे बच्चे, आप देख सकते हैं। अपठित गद्यांश को पढ़ना था, नीचे के प्रश्नों को आपको हल करना था। शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए अनिवार्य है। अज्ञान के अंधकार में जीना तो मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी है। ज्ञान के प्रकाश में ही जीवन के रहस्य खुलते हैं और अपनी पहचान मिलती है। शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क और देह का उचित प्रयोग करना सिखाती है। वह शिक्षा मानव को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे, व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सब सच्चरित अच्छे नागरिक नहीं बना सकती, तो उससे क्या लाभ। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तभी सुखी बना सकते हैं जब मनुष्य के अंदर आत्मज्ञान हो। तो भाई देखिए, इसमें जो प्रश्न था पहला, आपका 1 नंबर का प्रश्न था, गद्यांश के शीर्षक का नाम बताइए। तो आपको क्या लिखना था भाई, बताइए। तो गद्यांश का नाम ही शिक्षा, शिक्षा आप कह सकते थे, क्योंकि इसमें पूरी बात शिक्षा पर कही गई है। सामाजिक शिक्षा भी आप कह सकते हैं, या शिक्षा का अर्थ भी आप कह सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसका सबसे अच्छा है, मुझे लग रहा है कि शिक्षा, शिक्षा आप दे सकते हैं शीर्षक का नाम। और उसके बाद शिक्षा मनुष्य के लिए क्यों अनिवार्य माना गया है, तो यार देखिए, शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए इसलिए अनिवार्य माना गया है क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति को अपनी पहचान मिलती है। इस तरीके से आपको लिख देना था प्यारे बच्चे, और आप अगर लिखे होंगे तो आपको नंबर मिला होगा। इसी में होता है, सभी वैभव प्राप्त करने को सुख प्राप्त नहीं कहा जा सकता। सभी वैभव को कब तक सुख सभी वैभव प्राप्त व्यक्ति कब तक सुखी नहीं प्राप्त हो सकता, जब तक मनुष्य के अंदर आत्मिक ज्ञान ना हो। ठीक है, जब तक मनुष्य के अंदर आत्मिक ज्ञान ना हो। तो ये आपको पूरी लाइन यही वाली लिख देनी थी और आपको पूरा नंबर मिल जाता। तो ये 5 नंबर भी आप एकदम गजब तरीके से करके आए होंगे। यानी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सरल पेपर था, बिल्कुल गजब पेपर था। और इसको अगर आपने छोड़ा होगा तो आप सीधे डायरेक्ट नीचे जाएंगे, आपका परसेंटेज डाउन होगा। यही सब नंबर बढ़ाने के तरीके थे। आइए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न में पहुंच गए हैं। 11 नंबर शब्दों में सूक्ष्म अंतर वाला आया था प्यारे बच्चे। एक एक नंबर का 2 था, जिसमें पहला आपका देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे, पहला जो पूछा गया है, तरंग और तुरंग। तो तरंग माने लहर होता है। अगर आपको इतना पता है कि तरंग माने लहर होता है, तो आप देख सकते हैं चारों विकल्प में पहला केवल एक में लहर है, तो यही आपका सही हो जाएगा, सा ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको करना था। तुरंग माने तो घोड़ा होता ही है प्यारे बच्चे, तो घोड़ा 2 विकल्प में था। अगर आपको तरंग का पता है तो लहर आप सा लगाइए, बिल्कुल गजब तरीके से। अगला जो पूछा गया, भवन और भुवन, मॉडल पेपर सॉल्व किया था प्यारे बच्चे, उसमें हमने देखा था भवन माने घर होता है, भुवन माने संसार, तो पहला आपका सही है। तो मॉडल पेपर में हमने इसको देखा था, कल वाले मॉडल पेपर में था। अगला जो इसका 11 का खा है, उसमें पूछा गया है किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। तो नाग माने पर्वत होता है, नाग माने सर्प भी होता है, नाक माने नासिका होता है, नाक माने अर्क भी होता है, द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, द्विज माने अंडा, द्विज माने पक्षी, मित्र माने दोस्त भी होता है, और मित्र माने सूर्य भी होता है प्यारे बच्चे। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इतना आसान था, इतना गजब सरल तरीके से था। अगर आपने वो जो मैंने पढ़ाया था व्याकरण का पोर्शन, अगर आपने ठीक तरीके से किया होगा तो एकदम गजब करके आए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला पूछा गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो पढ़ना लिखना जानता हो भाई, तो क्या है वो, तो वो साक्षर है। वो साक्षर है, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर है। ठीक है, वंदना करने योग तो वंदनीय हो जाएगा। तो बिल्कुल सरल था प्यारे बच्चे, उम्मीद कर यही कर रहे हैं कि आप इसमें कुछ भी छोड़े नहीं होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्यारे बच्चे, आपको वाक्य शुद्धिकरण करना था। अब देखिए, 2 नंबर का ये भी था, ये भी हमने पढ़ाया है, पूरा पढ़ाया था। घर के सामानों को रख दो, तो घर के सामानों को थोड़ी है, सामानों को घर पर रख दो।
सामान को घर पर रख दो या सामानों को घर पर रख दो, इस तरीके से आप इसको शुद्ध कर सकते थे। मेरे को फल ले आओ, नहीं मेरे को थोड़ी नहीं, मेरे लिए फल ले आओ, मेरे लिए फल ले आओ। पक्षी पेड़ में थोड़ी है प्यारे बच्चे, इसको हमने किया था। पक्षी पेड़ पर हैं, पेड़ पर हैं। ठीक ठीक है। शिक्षक ने छात्र, देखिए गलत लिखा हुआ है छात्र ना, तो इसको आपको शुद्ध कर देना था। बहरहाल आपको दो ही करना था, एकदम गजब तरीके से आप करके आए होंगे। ठीक है, अब तक बताइए कि अब तक आपने कितना गजब तरीके से सही किया है, तो आप बताइए जरूर हमको। अगला जो 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चे, 12 नंबर प्रश्न में देखिए करुण रस, श्रृंगार रस की परिभाषा, तो ये सब आपको करा दी गई है प्यारे बच्चे, गजब तरीके से आप करके आए होंगे। प्यारे बच्चे करुण रस की परिभाषा हमने आपको बताई थी, श्रृंगार रस भी पढ़ाया था, 5 रस पढ़ाए थे, जिसमें दोनों में से किसी एक को लिखना है। करुण रस जब काव्य साहित्य में किसी विषय वस्तु को पढ़कर मन में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो या रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो उदाहरण भी हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। रूपक अथवा अनुप्रास अलंकार आया, देखिए कितना सरल आया ना। जो भी व्याकरण वाले वीडियो बच्चे देखे थे, एकदम गजब, एकदम गर्दा काट के आप लोग आए होंगे, एकदम गजब तरीके से आप लिख करके आए होंगे। तो रूपक अनुप्रास अलंकार प्यारे बच्चे हमने बताया था आपको, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब काव्य या साहित्य में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चौपाई क्या है? चौपाई एक सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में जो आपके 16-16 मात्राएं होती है। दोहा छंद अर्थात मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। तो ये सारा उस 16 नंबर के व्याकरण वीडियो में आपको कवर कराया गया था। मुझे उम्मीद है कि एक भी आपका छूटा नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, आप 6 नंबर का प्रश्न आया था, बैंक प्रबंधक के नाम पर आवेदन पत्र लिखे जिसमें किसी व्यवसाय को स्थापित करने लिए ऋण की मांग की गई हो। प्यारे बच्चे आप बताइए, मैंने कितने पत्र बताए थे? पहला आपको बताया था नगर में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु, दूसरा मैंने बताया था ऋण आवेदन हेतु, तीसरा बताया था नियुक्ति पत्र हेतु। देखिए आया है कि नहीं आया है प्यारे बच्चे, ऋण आवेदन आया है कि नहीं आया है? तो जो भी बताया गया था आपको एकदम गजब तरीके से वो आया हुआ है और आपने किया भी होगा। अब तक जो हमने किया है वो सारा मैंने आपको बताया था, सारा पढ़ाया हुआ था, एकदम गजब तरीके से आपने किया भी होगा, मुझे बस यही उम्मीद आपसे है प्यारे बच्चे। अगला जो प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण, जो आपका 9 नंबर का प्रश्न था प्यारे बच्चे, और इसको आपको एकदम गजब तरीके से करना भी था। निबंध था, मैंने आपको बताया था कि भाई आप याद कर लेना, बेरोजगारी की समस्या पर याद कर लेना, पर्यावरण प्रदूषण पर याद कर लेना, विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर याद कर लेना, नारी शिक्षा पर याद कर लेना, जनसंख्या नियंत्रण पर याद कर लेना। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो अंतरिक्ष में बढ़ते कदम, चलिए कोई बात नहीं। महिला सशक्तिकरण, ये देखिए बेरोजगारी समस्या और समाधान, ये आया हुआ है। तो जो निबंध आपको बताए गए थे प्यारे बच्चे, उसमें से निबंध आया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पे लिखा होगा और इस पे लिखने के लिए भी बहुत कुछ था, तो एकदम गजब तरीके से आपने ये भी 9 नंबर कमाया होगा। तो आप देख सकते हैं कि 100 का 100 जो पेपर में था, सारा पढ़ाया हुआ, सारा एकदम गजब तरीके से आपको समझाया हुआ ही आया था। अब आप बताइए कि 100 में से आप कितना लाए हैं? किन किन प्यारे प्यारे बच्चों का 96, 97, 98 आ सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप प्यारे बच्चे 100 में, मुझे तो लगता है कि 98 भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 99 भी आपका आ सकता है। बहरहाल 90 प्लस जितने बच्चे हैं, 90 प्लस जितने हैं सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों का 90 प्लस आएगा, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल एकदम गजब था और आपने ठीक तरीके से अगर पढ़ा होगा तो 90 से जिनका कम आ रहा है उन्होंने अपने साथ छल किया, उन्होंने ठीक पढ़ाई नहीं की। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। मैं चाहूंगा कि 95 प्लस वाले पहले कमेंट करें कि इनका 95 प्लस आने वाला है प्यारे बच्चे। तो चलिए ये वीडियो समाप्त हुआ, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो के साथ। और एक बात और, अगर आपके पास कोई दूसरा सेट मॉडल पेपर इस हिंदी के पेपर का है तो मुझे जरूर भेजें, मैं आपको सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। प्यारे बच्चे पूरा वीडियो आपने देखा और आगे बची हुई आपकी परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो गलतियां इस परीक्षा में आपसे इस पेपर में हुई उसको दोहराइएगा मत, पढ़ के जाइए, मेहनत से परीक्षा दीजिए और कामयाब इंसान बनिए। पुनः आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।